जल्दी से जल्दी मैं ये आपका सीरीज़ कंप्लीट करवा दूँ। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अब आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिला करेगी। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, सर आप बाइलिंगुअल पढ़ाइए, कुछ वर्ड समझने में दिक्कत होती है हिंदी में, तो मैंने आप सभी के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट कर दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कौन सा आर्टिकल है जो कि सिटीजनशिप से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है ये नागरिकता से यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जो मैंने आपको अभी करवाया। अब मैं आपको ना नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको एक बार अच्छे से करवा देता हूँ। और यकीन मानिए जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो आप बोलोगे भाग 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, यानी कि कौन सा आर्टिकल है जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर भी था अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 जो है ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। क्वेश्चन एग्जाम में एक और पूछा जाता है और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे बताओ कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर जो नागरिकता होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है और वहाँ पे वो कितने साल से भारत से अगर दूर रहे तो उसकी जो इंडिया की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाता है इसका 7 वर्ष तक। ठीक है, 7 वर्ष तक अगर वो बाहर रहेगा तो उसकी जो नागरिकता होगी ना वो खत्म हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो भारत में जो नागरिकता है ना, मतलब भारत में जो सिटीजनशिप है वो किस प्रकार की है। तो आप बोलोगे जो भारत की जो नागरिकता है ना वो किस प्रकार की है। भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता, यानी कि भारत जो है सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में ना जो मैंने आपको बताया ना कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो आप बोलोगे एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान हैं ये कब लागू हुए थे। तो आपका आंसर होगा 1949 में लागू हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। मतलब कि इंडिया में पूछा गया है कि जो सिटीजनशिप एक्ट है ना ये कब पास हुआ था। तो फ्रेंड्स ये पारित हुआ था 1955 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागरिकता से संबंधित है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि आर्टिकल 5 से 11 एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको ये बताया कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है ये भाग 2 में बताया गया है, यानी कि पार्ट 2 में बताया गया है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 है। और मैंने आपको बताया कि जो भारत की नागरिकता तब खत्म हो जाती है जब कोई भी जो पर्सन है भारत से बाहर 7 वर्षों तक रहता है। ठीक है, भारत जो है एकल नागरिकता मतलब कि एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। और ये कहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, 1949 में। और पहली बार जो नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में पारित हुआ था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। बात हो रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की कब लॉन्च हुआ था हमारे देश में। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1973 में। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं, तो वो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, अभी भी बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन जो होंगे ना प्रीवियस ईयर के होंगे, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपके लिए लिखूंगा नहीं। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। मैंने यहाँ पे आपको बताया 1973 में शुरू हुआ था। एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किस अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू
किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये लॉन्च किया गया था। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था? तो आपका आंसर होगा जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से ये शुरू किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि 2024 में ना प्रोजेक्ट टाइगर ने कितने वर्ष अपने पूरे किए? तो 2024 में 50 वर्ष पूरे किए हैं प्रोजेक्ट टाइगर ने। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल ना अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, और इसी के साथ आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ फैक्ट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो भारत में कुल टाइगर हैं 3167। आई होप आपको मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक क्वेश्चन में आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, इसमें जिससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, एक बार हम फटाफट से वाइंड अप कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में शुरू हुआ। इसकी आपको मैंने एग्जैक्ट डेट बताई, 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। किस अधिनियम के तहत मतलब शुरू हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये शुरू हुआ था। आप इंग्लिश में बोल सकते हो इसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से शुरू हुआ था। किसके कार्यकाल में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ? उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप। ठीक है, और 2024 में 50 वर्ष पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में भारत में कितने टाइगर हैं? 3167 टाइगर हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको अभी पढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कि मकर रेखा भी बोलते हैं, इसे 2 बार काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पे 2 चीजें हैं समझने वाली, एक तो है लिम्पोपो नदी के बारे में, ठीक है, और दूसरा है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको बताना चाहता हूँ, मकर रेखा जो है ये हमारे पृथ्वी पे जो ड्रॉ की गई वही काल्पनिक रेखा है, यानी कि इमेजिनरी लाइंस हैं। मुख्यतः जो 3 लाइन होती है वो होती है, एक तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कि हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, जो कि भारत से होकर गुजरती है और भारत को ना लगभग 2 इक्वल पार्ट में भी बांटती है। दूसरा होता है इक्वेटर, जिसे कि हम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे कि हम मकर रेखा भी बोलते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में बात हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेटर है ना, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, ये क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी है इसके सेंटर से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की यानी कि मकर रेखा की, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ से जाती हुई काल्पनिक रेखा, ठीक है, सबसे मेन बात क्या है कि भारत से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसका जो अक्षांश का जो नंबर है वो कितना है? 23.5 डिग्री साउथ, या बोल सकते हो 23/1/2 डिग्री, क्या बोलोगे आप? साउथ बोलोगे या बोलोगे दक्षिण। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो मकर रेखा है, यानी कि जो मकर रेखा है आपके सामने में, जो ये आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, मकर रेखा के उत्तर में, मतलब उत्तर कहाँ पे हुआ? ये ऊपर की साइड हुआ, मतलब नॉर्थ की बात हो रही है। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में, और कर्क रेखा जो है इसके दक्षिण में, यानी कर्क रेखा ये वाली है ना, जो मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दक्षिण में यानी कि साउथ में जो ये वाला जो पूरा एरिया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बोलोगे इस एरिया को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे टोरॉइड जोन बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं टोरॉइड जोन। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, टोरॉइड जोन कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और आपसे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप ऐसा है, यानी कि कौन सा ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो अफ्रीका महाद्वीप है आपके सामने, ये जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, अफ्रीका महाद्वीप से आप ये देख रहे हो कि तीनों प्रकार की जो लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये यहाँ से होकर गुजर रही है। एक मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हुआ है, थोड़ा सा वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार क्लियर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये वाला पीले रंग का जो आपको दिख रहा है। इस अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकलती हैं, यानी कि कर्क रेखा भी निकलती है, भूमध्य रेखा भी निकलती है और मकर रेखा भी निकलती है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा है, ये टोटल मिला के 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 17 देशों से होकर गुजरती है। और इसी के साथ 3 महासागरों से होकर गुजरती है। 3 महासागर के नाम आपको बता देता हूँ। प्रशांत महासागर, जिसे कि हम पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपको? प्रशांत महासागर, जिसे कि हम पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। उसके बाद
अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर। मतलब तीनों महासागर से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। आई होप आपको मकर रेखा के बारे में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखना ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यकीन मानिए फ्रेंड, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ ही टाइम में आप जीके जीएस में एक्सपर्ट होने वाले हो। ठीक है, हमने समझ लिया मकर रेखा के बारे में, लिम्पोपो के बारे में भी समझ लेते हैं। लिम्पोपो नदी सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो ये है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप, कुछ इस जगह पर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना कि कौन सी रेखा है जो कि कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे काटती है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लिम्पोपो नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। तो लिम्पोपो नदी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा के पास से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है ये गिरती है हिंद महासागर में। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है कहाँ से निकलती है। बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा के पास से निकलती है लिम्पोपो नदी। और कहाँ पर गिरती है ये? हिंद महासागर में गिरती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मैंने जो कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, इसके अलावा दूसरा सत्याग्रही किन्हें चुना गया था। मतलब बात हो रही है यहाँ पे पर्सनल सत्याग्रह की। ठीक है, तो विनोबा भावे जो थे इसमें पहले थे, दूसरे कौन है ये पूछा गया है। डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो फ्रेंड्स आपको ये तो पता लग गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो विनोबा भावे थे ये पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, दूसरे कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि विनोबा भावे जो थे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, विनोबा भावे पहले थे और दूसरे कौन थे यहाँ पे? दूसरे थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको पता लग गया क्वेश्चन में। अब आपसे एग्जाम में ना क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये शुरू हुआ। ठीक है, और कहाँ पर शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र का जो पावनार है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पावनार है, महाराष्ट्र का जो पावनार है, यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी। आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई। ठीक है, अब आपसे ना एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। बात यहाँ पे विनोबा भावे की हुई है ना, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, बात होती है भूदान आंदोलन की। यहाँ पर लिख देता हूँ, भूदान आंदोलन। तो ये जो भूदान आंदोलन है ना, इससे जुड़े हुए हैं विनोबा भावे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1951 में। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक प्रकार का सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुआ था भूदान आंदोलन? तो ये हुआ था पोचमपाली तेलंगाना से। इसको फ्रेंड्स आप ना कहीं पे नोट डाउन करके स्टार मार्क कर लीजिए और पिछला क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा लीजिए, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, भूदान आंदोलन वाला। पोचमपाली कहाँ पे है? ये पोचमपाली तेलंगाना में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि 1940 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुआ था? महाराष्ट्र के पावनार से। ये आपको पता लग गया। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि विनोबा भावे से जुड़ा हुआ एक भूदान आंदोलन है जो कि 1951 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तेलंगाना का पोचमपाली से। ये सभी फैक्ट आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1613 में अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित की थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। और आप सभी को पता है सूरत कहाँ पर है प्रेजेंट में? गुजरात में। ये तो आपको पता लग गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया गुजरात सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट डेट है यहाँ पे 11 जनवरी 1613। ठीक है, और इसी के साथ आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो 11 जनवरी 1613 को जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी ना सूरत में, इसकी अनुमति किसने दी थी? तो इसकी अनुमति दी थी जहांगीर ने। ठीक है, मुगल शासक था ना जहांगीर, इसने अनुमति दी थी। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था। तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था कौन? विलियम हॉकिंस। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से या फिर कुछ 6 महीने या साल से, तो आपको पता लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताओ पहला अंग्रेजी कारखाना जो है ये हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था। बात हो रही है यहाँ पे हुगली नदी के तट पर, तो वो हुआ था 1651 में। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स एक बार फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन को वाइंड अप करवा देता हूँ फटाफट से। मैंने आपको ये बताया कि भारत में जो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत गुजरात में स्थापित करी थी। एग्जैक्ट डेट है 11 जनवरी 1613। 11 जनवरी 1613 को स्थापित की थी। और किसने अनुमति दी थी? जहांगीर ने अनुमति दी थी। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था?
विलियम हॉकिंस आया था। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ पहला अंग्रेजी कारखाना जो है हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है भारत रत्न से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ना 3 लोगों को मिला था भारत रत्न, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ प्रथम भारतीय कौन थे, इनमें से पूछा गया कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये पहले भारतीय थे जिनको कि भारत रत्न सम्मान मिला था। अब देखो फ्रेंड्स भारत रत्न से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक बार फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत रत्न हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी वो कौन सा है? तो आप बोलोगे भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। और फ्रेंड्स फिर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो भारत रत्न पुरस्कार जो कि मैंने आपको बताया हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो ये हुई थी 2 जनवरी 1954 को। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? उस टाइम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, इस पुरस्कार की। और आपको बताना चाहता हूँ कि ना स्टार्टिंग में 3 लोगों को मिला था भारत रत्न पुरस्कार, उनमें से ही एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो तीनों व्यक्तियों के नाम आपको मैं बता देता हूँ। एक है यहाँ पे सी राजगोपालचारी, दूसरे हैं एस राधाकृष्णन और तीसरे हैं सीवी रमन। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया कि शुरुआत में 3 लोगों को मिला भारत रत्न। सबसे पहले सी राजगोपालचारी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। दूसरे हैं एस राधाकृष्णन और तीसरे हैं सीवी रमन। टोटल मिला के 3 लोगों को मिला शुरुआत में भारत रत्न। और आपको बताना चाहता हूँ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले विदेशी पूछा गया है। पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1987 में। यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे पहले थे, इनको 1987 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे विदेशी कौन थे, इनका नाम आप अक्सर सुनते होंगे, नाम है नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। इनको कब मिला था? इनको मिला था 1990 में। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता लग गया जो मैंने आपको समझाया। और फ्रेंड्स अगर हम भारत रत्न को करंट से रिलेट करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला हो, ठीक है। 2024 में टोटल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिला है। नाम आपको बता देता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न। और 5वें हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने आपको हमारा क्वेश्चन ये था कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला, सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें कि 1987 में मिला था। दूसरे थे नेल्सन मंडेला, 1990 में इनको मिला था। और मैंने आपको करंट से रिलेट करवाया कि 5 लोगों को मिला, ठीक है। 4 को मिला है जिसमें कि मरणोपरांत, ठीक है। तो और 5वें कौन है जो कि जीवित हैं जिनको मिला है भारत रत्न 2024 में, वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों के नाम एक बार फटाफट से आपको बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। टोटल मिला के ये 5 लोग हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पूछा गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए फ्रेंड्स हम ना वारेन हेस्टिंग को समझते हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स से अब तक जो एग्जाम में पूछे गए वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। और आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिला ना, जो अभी आपके सामने मैं लिखूंगा वहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वारेन हेस्टिंग है इसका कार्यकाल क्या था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1773 से 1785, ठीक है। 1773 से 1785 जो है फ्रेंड्स ये इसका कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग का। तो सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ ये जो वारेन हेस्टिंग है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये बना था 1773 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1773 में पहला गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ वारेन हेस्टिंग जो है किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। काफ़ी डीप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। आप बोलोगे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 या बोलोगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 इसके द्वारा। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ वारेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? तो आप बोलोगे 3 थे।
ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लेना। 1781, कहीं कहीं पे आपको 1780 भी मिलेगा, ठीक है, दोनों मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। 1781 या 1780 बोलो में वैरेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ एक मदरसा की स्थापना की थी। तो आपको बताना चाहता हूँ, इसने मदरसा की जो स्थापना करी थी ना, वो करी थी कहाँ पर, कलकत्ता में। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कब करी थी वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक, कहाँ पर करी थी, कलकत्ता में करी थी। किसने करी थी, वैरेन हेस्टिंग ने करी थी। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर ही लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की एक नई नीति, जैसे कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी कहते हैं, इसको शुरू किया। तो वैरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे लिख दिए। एक बार फटाफट से हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था, कौन थे, वैरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इनका जो कार्यकाल था 1773 से 1785, मतलब इस टाइम तक ये रहे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में बने थे। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, जो आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, वैरेन हेस्टिंग किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो वो था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। अगर आपसे पूछा जाए कि वैरेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे, 3 थे, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1781, कहीं 1780 भी लिखा होता है, में वैरेन हेस्टिंग, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इसने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कहाँ पर एक मदरसा की स्थापना करी थी, कलकत्ता में करी थी। और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बताओ सर्वोच्चता की एक नई नीति, जिसे कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी बोलते हैं, ये किसने शुरू करी थी, ये करी थी वैरेन हेस्टिंग ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में बात हो रही थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मैंने आपको बताया इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। देखिए, आपसे ना एग्जाम में सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि बताओ ये जो हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो आप बोलोगे स्थापना हुई थी कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर हुई थी, फिरोजशाह कोटला में, यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ये आपको पता लग गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो स्थापना करने वालों में 5 से 6 लोग हैं। एक तो सबसे पहले नाम तो आता है, वो आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। दूसरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरे भगत सिंह, चौथे हैं अशफाक उल्ला खान, पाँचवें सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी, सातवें हैं जतिन दास और आठवें हैं अजय घोष। ये आपको सभी नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव थापर, JC चटर्जी, जतिन दास और अजय घोष। आपसे एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताओ ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना निम्न में से किसने करी थी। तो ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए। तो 3 नाम दे देंगे, कोई एक नाम गलत दे देंगे, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो पुराना नाम है ना इसका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका पुराना नाम था HRA, ठीक है। HRA का मतलब क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ ये जो पुराना नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA किसने किया, एसोसिएशन किसने करा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम करा था चेंज चंद्रशेखर आज़ाद ने। यहाँ पे लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदला। आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट थे। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो HSRA है यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसके महत्वपूर्ण गतिविधियां क्या थी, क्यों क्या थी जो हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए, जो काकोरी षड्यंत्र था, एक ट्रेन डकैती थी, ठीक है, जो जैसे कि अभी नया नाम उसका काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया हुआ है। तो ये इसको किसने अंजाम दिया था, तो इसको अंजाम दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने ही, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो जॉन सैंडर्स था, इसकी हत्या किसने करी थी। तो ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही करी गई थी। सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्बिंग हुआ था, उसको भी HSRA ने ही परफॉर्म करा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी।
तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक बार हम फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा। देखो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे कि हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HSRA, इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? फिरोजशाह कोटला में। ये मैंने आपको बता दिया, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा स्थापना किन्होंने करी थी, तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, उसके बाद है सुखदेव थापर, JC चटर्जी, इनका पुराना नाम है योगेश चंद्र चटर्जी, जतिन दास, अजय घोष, ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये बताया कि जो HSRA है यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, पुराना नाम इसका HRA था यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, ठीक है। और इसका नाम ना HRA का नाम बदलकर HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ये सभी आपको पता लग गए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो HSRA है यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी वो थी काकोरी षड्यंत्र, जो कि एक ट्रेन डकैती थी, जॉन सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम केस। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां थी HSRA की। आई होप आपको एक एक चीज़ समझ आ गई जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने कब दांडी मार्च प्रारंभ किया था? बात यहाँ पे ये हो रही है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसे कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। तो बताया गया है कि कब दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 13 मार्च 1930 को। डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 13 मार्च 1930 को किया था। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन में समझना है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी गए हैं, आप बेशक फ्रेंड्स चेक भी कर सकते हो। जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ना, उसको आप गूगल सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा कि पिछले एग्जामों में सारे क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ पूछे गए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बताओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? तो आप बोलोगे नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, नमक सत्याग्रह। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपसे अगर पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किसने किया था? शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ गांधी जी का जो दांडी मार्च है उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो आप बोलोगे उस टाइम जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो फ्रेंड्स आपको मैंने जितने भी फैक्ट बताए ना, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 13 मार्च 1930 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नमक सत्याग्रह, ये जो मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत किस आंदोलन से हुई? नमक सत्याग्रह से हुई, ठीक है, इसकी शुरुआत। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो भारत के वाइसराय थे इरविन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जिसका नाम है हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे से आपको बताना चाहता हूँ जो हरिजन साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, इसका प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को शुरू किया गया था, यानी प्रकाशित किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारी जो पत्रिका हैं जो इन्होंने शुरू करी हुई है, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है यंग इंडिया के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि यंग इंडिया जो पत्रिका है ये किसने शुरू करी थी? महात्मा गांधी जी ने शुरू करी थी 1919 से 1931 तक, ठीक है, ये प्रकाशित हुई एक पत्रिका थी। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दूसरा हरिजन के बारे में। तो मैंने आपको बताया हरिजन कब शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने? 1933 में शुरू किया था। उसके बाद आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है नवजीवन के बारे में, ठीक है, नवजीवन भी एक पत्रिका थी। तो पूछा जाता है कि ये कब शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने? 1929 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1929 में शुरू किया था, किया गया एक साप्ताहिक समाचार पत्र था नवजीवन महात्मा गांधी जी के द्वारा। चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। तो आपको बताना चाहता हूँ इंडियन ओपिनियन जो है ना ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ निम्न में से कौन सा जो समाचार पत्र है या साप्ताहिक पत्र है ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था? तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन की सबसे खास बात क्या है कि ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई थी 1903 में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपको देश दे देंगे, बताओ ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस देश में है, तो चारों देशों के नाम लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे ना महासागरों के नाम लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर। अब आपको मैं ध्यान से समझाता हूँ कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है क्या। ग्रेट बैरियर रीफ, इसको हम प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। यहाँ पे लिख देता हूँ, कोरल रीफ बोल लो, या हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको, प्रवाल भित्ति। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रवाल भित्ति क्या है, यानी कि ये जो कोरल रीफ है ये क्या चीज़ है। अगर हम बात करें प्रवाल भित्ति की, प्रवाल भित्ति जो होता है फ्रेंड्स, ये समुद्र के भीतर जो चट्टान होती है ना, जो प्रवालों द्वारा निर्मित होती है, इसे हम कोरल भित्ति बोलते हैं। और फिर से बता देता हूँ, समुद्र के भीतर स्थित जो चट्टान होती है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, इसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। और मैंने आपको बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है, बताओ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। आप बोलोगे ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। और क्वेश्चन अगर और डीपली आपसे पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा, बताओ ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर स्थित है, तो आप बोलोगे उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर, उत्तर पूर्वी तट पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोस्टल लाइन है ना ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी दुबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SS राजपूताना। ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे बात हुई है ना गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि जो सेकंड राउंड टेबल है ना इसकी बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे बात महात्मा गांधी जी की हुई है ना, तो महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ना पहले में लिया ना तीसरे में लिया, सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये कब से कब तक हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वाइसराय के शासनकाल में आयोजित हुआ था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलिंगडन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड विलिंगडन जो है इसके समय में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे, सरोजिनी नायडू। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार मैं आपको फटाफट से ये बता देता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया, क्विक रिवीजन करके। मैंने आपको ये बताया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस जहाज़ में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको यहाँ पर यह बताया कि जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। कब से कब तक हुआ था, 17 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक, यानी कि 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और आपको बताना चाहता हूँ उस समय भारत के मतलब पूछा गया कि बताओ उस समय ना वाइसरॉय कौन था, दूसरा वाइसरॉय था विलिंगडन। और महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे, सरोजिनी नायडू। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये जो त्रिपुरी है ना फ्रेंड्स, ये कोई त्रिपुरा राज्य नहीं है, ये त्रिपुरी जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये कब हुआ था, 1939 में हुआ था। ये आपको पता लग गया, ठीक है। आपको ये भी पता लग गया कि इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे, इसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। ये हमारे क्वेश्चन में भी आ गया। वैसे आपसे अलग अलग तरीके से भी पूछा जाएगा, ठीक है, आपको नोट डाउन करते जाइए जो आपको बता रहा हूँ मैं त्रिपुरी सम्मेलन के बारे में, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किन को हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किन को हराया था, पट्टाभाई सीतारमैया। ये नाम आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पट्टाभाई सीतारमैया, इनको हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ना अब कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम से रिलेटेड, वो ये बनते हैं कि बताओ त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया, वो चुना गया
राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कौन बने थे अध्यक्ष, वो बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद बन गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। और त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में अच्छे से आ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास भी चलती है आपके रवि सर की, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। सबसे खास बात क्या है कि हम जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स की हमारे वीडियो से आते हैं। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह 5 बजे डेली क्लास आती है, कम टाइम में सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ भी दिया जाता है और मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं उसका टेस्ट भी लेते हैं क्विज फॉर्मेट में, ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो रवि स्टडी जी के एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ भारत के संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, इस भाग को कल्याणकारी राज्यों के आदर्शों की घोषणा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट की बात करता है डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के बारे में फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4 में बताया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 36 से 51। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी कि डीपीएसपी है, ये किस भाग से संबंधित है? आप बोलोगे भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा है? 36 से 51। किस देश से लिया गया है राज्य की निर्देशक सिद्धांत डी यानी कि डीपीएसपी? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में 15 से 20 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अगले एग्जाम में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी डीपीएसपी जो होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का लक्ष्य होता है कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना। यह है डीपीएसपी का उद्देश्य है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? बात यहाँ पे सुएज कैनाल की हो रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं सुएज नहर से। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन यही है कि सुएज नहर किन सागरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को, यानी कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है सुएज नहर। डबल स्टार मार्क कर लेना इसको आप। देखिए फ्रेंड्स, सुएज नहर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एक बार आपको मैं करवा देता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सुएज नहर हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुएज नहर है ना, ये किन सागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, यानी कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सुएज नहर जो है किन 2 महाद्वीप को अलग करता है या किन 2 महाद्वीप को आपस में जोड़ता है, मतलब किन 2 कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आप बोलोगे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जोड़ता है सुएज कैनाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सुएज नहर की जो अनुमानित लंबाई है वो कितनी है, तो सुएज नहर की जो अनुमानित लंबाई है वो है 193 किलोमीटर। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 193.30 किलोमीटर इसकी अनुमानित लंबाई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सुएज नहर का जो निर्माण है ये कब पूरा हुआ, या बोल सकते हो सुएज नहर का उद्घाटन कब हुआ, आप बोलोगे 17 नवंबर। ठीक है, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ आपको मैं, 1869। आपको ज़्यादातर ना ये साल याद रखना है, 1869 में। ठीक है, इसका निर्माण पूरा हुआ। ठीक है, निर्माण पूरा हुआ। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो सुएज कैनाल है, सपोज कोई भी कैनाल है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंड पॉइंट भी होगा, है ना। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सुएज नहर है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि प्रारंभिक बिंदु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या है? पोर्ट सईद है स्टार्टिंग बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ इसका अंतिम बिंदु क्या है, तो इसका जो अंतिम बिंदु है ना सुएज नहर का वो है पोर्ट सुएज। ठीक है, पोर्ट सुएज। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस नहर का जो स्वामित्व है यानी कि ऑनर किसके पास है, किस देश के पास है, आप बोलोगे मिस्र देश के पास। किसके पास? मिस्र देश के पास, जिसे कि हम इजिप्ट भी बोलते हैं प्रेजेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कितने सारे फैक्ट करवा दिए। पहले तो हमारा क्वेश्चन यही था कि सुएज नहर किन सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, मैंने आपको बताया पहले। एग्जाम में डायरेक्टली बनता है। पूछा जाए किन महाद्वीप को जोड़ता है? एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 193.30 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 1869 में इसका उद्घाटन हुआ, या बोल सकते हो इसका निर्माण पूरा हुआ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है पोर्ट सईद। ठीक है, और एंड पॉइंट क्या है? पोर्ट सुएज। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर होता है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको जब समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे एक तो कर्क रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर जो सेंटर से पास करता है पृथ्वी के, है ना। इसी को इक्वेटर बोलते हैं और इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है हमसे, बताओ भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन, जिसे कि हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ भूमध्य रेखा जो है यानी कि इक्वेटर है, इसके निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि ये जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ये होते क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन क्षेत्रों में ना साल भर जो होता है तापमान गर्म रहता है, ठीक है। तापमान कैसा रहता है? गर्म रहता है। और साथ में ही आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना जो वर्षा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, उसका नाम है अमेज़न। ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने भी क्वेश्चन आपको मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आने वाले टाइम में आपको एक दिन में 2 पार्ट्स मिलेंगे जीके जीएस के PYQ सीरीज़ के। इसका मेरा मेन मोटिव यही है कराने का कि आपका जीके जीएस बहुत अच्छे से तैयार हो जाए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो।